हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के बारे में। ठीक है। अब जो भी हमारा स्टूल होता है उसको हम एक चार्ट से डिफाइन करते हैं, जिस चार्ट का नाम होता है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन दोनों ही जो है इस चार्ट के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। अगर हमारे लेस देन 3 स्टूल्स हैं पर वीक तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में काउंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके कोजेज़ के बारे में या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो जो हाई फैट इनटेक करते हैं या हाई कैलोरीज लेते हैं उनको जो है कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर हम फाइबर्स कम ले रहे हैं जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम एक्सरसाइज कम कर रहे हैं या बेड रिडन पेशेंट है तो उसकी वजह से हो सकता है। किसी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ की जो मेडिकेशंस हैं उसकी वजह से हो सकता है। टॉक्सिन्स जो लीड करते हैं किसी भी पॉइजनिंग को, उन टॉक्सिन्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम कंटेन करते हैं, जितने भी एंटी एसिड्स हैं जिनमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है, उन एंटी एसिड्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद कोई विसरल मैलिग्नेंसी है जैसे कि कोलोन कैंसर है, तो उसकी वजह से भी, जैसे कोलोन कैंसर है वहाँ पे वो पूरी एक सिस्ट फॉर्म हो गई है, पूरा जो कोलोन में जो कैंसर की ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिपेशंस के। तो जैसे कि मेडिकेशन हो गया, कोई अगर कोई मेडिकेशन ले रहा है तो उसकी वजह से भी क्या है, हमें देखने को मिल सकता है, वो रिस्क फैक्टर्स पे होता है। उसके बाद जो डाइट है, अभी हमने डिस्कस किया कि हाई कैलोरीज या लेस फाइबर्स अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर पेशेंट का क्या है, लाइफस्टाइल। पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, वो अपने वर्क पे जाता है, अपना काम करता है, घर पे रेस्ट करता है, तो लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है। उसके बाद अगर अर्ज होती है हमें स्टूल पास करने की और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इग्नोरिंग द अर्ज टू पास, तो वो क्या हो सकता है, वो भी क्या है, रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं। उसके बाद एज, एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हर चीज़ में जो है देखने को मिल सकता है। उसके बाद होती है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जो है कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, ओबेसिटी हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से भी हमें क्या है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है। उसके बाद हम अगर कम पानी पी रहे हैं, हम जो है वाटर कम इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वाटर इनटेक जो है अगर वो लेस है तो उसकी वजह से भी हमें क्या है, देखने को मिल सकती है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो पेशेंट को हम बोलते हैं कि उसको हाई फाइबर डाइट लेनी है, यानी कि हम उसकी डाइट में क्या है, मॉडिफिकेशन करेंगे, उसकी डाइट बढ़ाएंगे, उसका जो फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या देते हैं, सीलियम हिस्क देते हैं, इसबगुल देते हैं। उसके बाद जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हम देते हैं। लेग्जेटिव्स देते हैं जिसकी वजह से जो मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। लैक्टुलोज, जैसे कि लैक्टुलोज 40 to 60 ml जो है हम पेशेंट को देते हैं। उसके बाद हम पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं, पीईजी जिसको हम कहते हैं, और बिस्कोडायोल जो है हम यूज़ करते हैं। अगर सारा ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो वर्क नहीं कर रहा है, तो हम पेशेंट को एनीमा जो है वो देते हैं। कॉन्स्टिपेशन जो है वो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकता है, जैसे कि हेमरॉइड्स, पाइल्स। हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पाइल्स जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद एनाल फिशर जो है वो हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन लीड कर सकता है। और जो कोलोन कैंसर है उसके रिस्क को इंक्रीज करता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। और अभी हमने पढ़ा था कि हम लेग्जेटिव्स देते हैं पेशेंट को ताकि उसकी मोटिलिटी इंक्रीज हो सके, लेकिन अगर हम लेग्जेटिव का ओवर यूज़ करते हैं तो मेलेनोसिस कोलाई देखने को मिल सकता है, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है वो ब्लैकिश जो है वो हो जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डायरिया के बारे में। जो स्टूल है अगर उसमें वाटर 200 ml से ज़्यादा है तो उसको हम डायरिया या फिर लो स्टूल कहते हैं। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम उनको भी साथ साथ जो है लूज़ कर रहे हैं बॉडी से, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो लूज़ हो रहे हैं। इसका कोज क्या क्या हो सकता है, अगर हम चिल्ड्रंस में बात करें तो इसका मेन कोज रोटा वायरस होता है। अडल्ट में बात करें तो नोरा वायरस होता है। बैक्टीरियल कोज भी हो सकते हैं जैसे कि कंपाइलोबैक्टर, ठीक है, इकोलाई, शिगला, सोल्मेनेला। तो ये सारे क्या है, इनकी वजह से भी हमें डायरिया देखने को मिल सकता है। अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो उसका मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम होता है, तो हाई चांसेस होते हैं डायरिया होने के।
टॉक्सिन्स जो है उनकी वजह से देखने को मिल सकता है। ड्रग्स जो होती हैं जैसे एंटीबायोटिक होगी, एमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, इन सब की वजह से भी हमें क्या है, डायरिया देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डायरिया और सेक्रेटरी डायरिया के बारे में। ऑस्मोटिक डायरिया क्या होता है, जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो मोर देन 50 मिली ऑस्मोल्स पर केजी होती है, उसको हम ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं। ये क्या करता है, फास्टिंग, जैसे जैसे हम फास्टिंग करते हैं, खाना वगैरह कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ जो है ये इम्प्रूव होता है, हमें हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्रेटरी डायरिया की। तो ये क्या है, टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि इकोलाई और कोलरा की वजह से, या फिर कोई ट्यूमर है। ये वोटरी होता है नेचर में, इसकी जो ओस्मोलैरिटी होती है वो लेस देन 25 होती है। उसके बाद जो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है वो फास्टिंग के साथ जो है नहीं होता है। यानी कि हमने ओस्मोटिक और सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस है, कि एक तो जो ओस्मोटिक डायरिया है उसकी ओस्मोलैरिटी जो है वो 50 मिली ओस्मोल से ज़्यादा होती है, और सेक्रेटरी डायरिया में जो ओस्मोलैरिटी है वो 25 से कम होती है। सेकेंडली जो ओस्मोटिक डायरिया है वो इम्प्रूव होता है फास्टिंग के साथ, लेकिन सेक्रेटरी डायरिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया और लार्ज इंटेस्टाइन डायरिया के बारे में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन डायरिया होता है उसकी जो वो लार्ज वॉल्यूम में होता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। कोई म्यूकस, कोई ब्लड और कोई पस जो है वो नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन डायरिया के बारे में, तो जो स्मॉल वॉल्यूम होती है लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। म्यूकस, ब्लड, पस जो है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ ब्लड और लूज स्टूल जो अगर एक साथ मिलते हैं, ब्लड प्लस लूज स्टूल, तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइसेंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट डायरिया क्या होता है, जो लेस देन 14 डेज और 2 वीक्स होता है उसको हम एक्यूट डायरिया कहते हैं। और जो 4 वीक्स और 28 डेज से ज़्यादा होता है उसको हम क्रोनिक डायरिया कहते हैं। एक पर्सन है, अगर उसको डायरिया है 2 to 4 वीक्स में, 4 वीक से, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परसिस्टेंट डायरिया उसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ट्रीटमेंट ऑफ जो चॉइस होता है वो होता है फ्लूइड थेरेपी। हम फ्लूइड्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो हम उसको ओआरएस और जिंक देते हैं। अदरवाइज हम उसको आईवी प्रोवाइड करते हैं, एनएस, आरएल और डीएनएस। एलएल, एनएस क्या होता है, नॉर्मल सलाइन, आरएल क्या होता है, रिंगर लैक्टेट, और डीएनएस क्या होता है, डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ये तो था ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, कि हम क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस देते हैं, वो सबसे पहले है। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटी मोटिलिटी एजेंट, यानी कि जो ब्लडी स्टूल्स हैं उसको बंद करने के लिए हम एंटी मोटिलिटी एजेंट्स दे सकते हैं। एंटी सिक्रेटरी जो है एजेंट भी हम पेशेंट को देते हैं।